आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेसिडेंशियल क्लाइंट्स कैसे बनाएं। रेसिडेंशियल क्लाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पूरे सिक्योरिटी इंडस्ट्री को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो आप उसको कमर्शियल क्लाइंट्स और रेसिडेंशियल क्लाइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे गवर्नमेंट्स का बहुत सारा स्कीम है जहाँ पे स्मार्ट सिटी है प्लस प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके बाद रेसिडेंशियल सेक्टर में काफी कुछ एक्टिविटीज हुए हैं। स्टार्ट करते हैं पहले मेंबर इंट्रोडक्शन से। सभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपना नाम, अपने एजेंसी का नाम, अपना लोकेशन और कुछ ऐसा यूएसपी तो आप शेयर करना चाहें। सो टू स्टार्ट विद जितेश जी, आपसे स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। यस, हेलो एवरीबॉडी। सब मैं जयपुर से हूँ, सेंटिनल सिक्योरिटी। 2006 में मैंने सिक्योरिटी का बिजनेस स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने का मेरा मोटिव कुछ और था। मैं नॉर्मली वैसे स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि कॉलेज के टाइम से और वैसे जो है वो लोगों को कभी कोई उनके किसी के लड़ाई झगड़े या कुछ होते थे तो उनका सुलटारा कराने जाते थे। तो वो देख देख के सोचा चलो यार इसको कमर्शियलाइज ही कर ले। तो फिर उसको करके हमने उसको स्पेशलाइज फॉर्म में ले आए। मैं उसको कोई प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं उसको तो कमर्शियल फॉर्मेट में प्रोटेक्शन सर्विसेज में कर दें उसको। तो आज 15 साल हो गए काम करते हुए और दीपक जी से बहुत क्लोजली एसोसिएट हूँ मैं। जिनसे मेरी बात भी होती रहती है, मेरे को कहीं पे जरूरत होती है, कहीं टिप्स लेने होते हैं, वो भी मुझसे लेता रहता हूँ। राइट। जितेश जी, आपका लोकेशन क्या है और कहाँ कहाँ पे आपका सर्विस एरिया है जो आप जयपुर में मैं हूँ, मेरा होम टाउन जयपुर है और हमारा जो एजेंसी का मेन है वो जयपुर में ही है। जयपुर के सिवा मैं जोधपुर, जैसलमेर, दिल्ली और गुड़गांव में भी सर्विसेज दे रहा हूँ। बहुत अच्छा सर। ओके, थैंक यू जितेश जी। श्रीनिवासन जी। यस सर। Good evening, members. Myself, Srinivas Medipalli. I'm from Hyderabad. I'm into this industry from last 10 years. We are into housekeeping and as well as security agency. I'm doing this security on two names. One is Grace Securitas and the other is Bonds Alarm. So basically now we are doing only in AP and Telangana. So planning to develop on a pan-India basis. Trying to get few collaborations. हम लोग आज के कॉम्पिटिटिव बिजनेस तो चले गया तो हम लोग कोलैबोरेटिव मोड में जाना पड़ेगा। अगर कंपटीशन लगाए तो अपना दो जो भी ब्रेड है दूसरा एजेंसी आके बाहर वाली एजेंसी आके खा लेगा। इसलिए मेरा सबसे अच्छा मानना है कि हम लोग आपस में मिलके काम करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही JLL जैसा 100 कंपनियां अपना भारत के अंदर आने के चांसेस है। तो जब तक हम लोग मिलके काम नहीं करें, जब तक हम लोग ऐसे एजेंसीज को रोक नहीं सकते। थैंक यू। वेरी 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 ट्रू सर, वेरी ट्रू। दिलीप जी, आप शेयर करेंगे? हाँ सर, गुड इवनिंग। मैं ओडिशा से हूँ, भुवनेश्वर से। मेरा नाम दिलीप चतार है। हमारा जो अभी ओडिशा में दो एजेंसी, हमारा पास दो एजेंसी है। एक है केयर सिक्योरिटी एंड अलाइड सर्विसेज और दूसरा है ओइलमैन सपोर्ट सर्विस। अभी दोनों चला रहे हैं और जो 2000 से हम स्टार्ट किया था वो आज तक वो अच्छा से थ्रू आउट ओडिशा में काम कर रहे हैं। तो ऑल ओवर ओडिशा आप सर्विस देते हैं या उसके बाहर भी आप सर्विस देख रहे हैं? थ्रू आउट ओडिशा में ही देते हैं क्योंकि अभी जो ये होम लाइसेंस का जो जरूरत पड़ता है ना, करेक्ट, तो इसीलिए कुछ दिक्कत आ रहा है, इसीलिए अभी ओडिशा में पूरा। सो आपका मेन फोकस रेसिडेंशियल क्लाइंट्स होता है या रेसिडेंशियल कमर्शियल क्लाइंट्स पे ज्यादा रहता है? अभी हम चला रहे हैं कि हम सिर्फ वो गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर में दोनों में काम कर रहा हूँ। ओके, तो कमर्शियल्स में हाउसकीपिंग काम कर रहा हूँ। करेक्ट, ग्रेट। थैंक यू दिलीप जी। शर्मा जी, आप? जी सर, सर्जन शर्मा, सिक्योरिटी सर्विस प्रोप्राइटर हूँ मैं और मेरा अलीगढ़ में और आगरा, हाथरस, एटा, इधर अपना पश्चिमी यूपी में जो अपना वर्क है सिक्योरिटी का। और करीब 12 साल से मैं इस वर्क को कर रहा हूँ। राइट। और बहुत ही अच्छा लगता है लोगों से मिलके और अपने जो भी लोग काम करते हैं, हम खुद चाहते हैं कि सारे लोग मिलके काम करें। हमने यहाँ पर 2016 में एक सिक्योरिटी एसोसिएशन भी बनाया था। राइट। सारी पूरी व्यवस्था जितनी भी सिक्योरिटी थी, आगरा मंडल था उस समय, अब अलीगढ़ मंडल भी हो गया है। तो मंडल में जितनी भी सिक्योरिटी है सबकी एक लिस्ट बना के सारे लोगों को इन्वाइट करके कंपनी हमने रजिस्टर्ड कराई थी कि ये एक एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन सबसे पहली एसोसिएशन थी हमारी, उसमें मैं सचिव था और भी लोग आगरा के वो उसमें जो है वो थे।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अध्यक्ष थे वो हमारे। यस यस, थैंक यू शर्मा जी। अभिषेक जी, आप शेयर करेंगे? I am myself Abhishek Mishra from Ganga Security India Private Limited. We are giving services in 6 states: Gujarat, Rajasthan, Delhi, Maharashtra, Madhya Pradesh, and Karnataka. With 17 branch offices, we are in the sectors in commercial, corporates, government, and residential also. हेलो, Yes, गुड thank इवनिंग you. एवरीवन। Thank you. Yes. मेरा नाम संदीप गिरे है। मेरी कारगिल विक्टरी सिक्योरिटी सर्विस के नाम से सिक्योरिटी सर्विस है, और ये मैं पूना में दे रहा हूँ, मतलब महाराष्ट्र के अंदर दे रहा हूँ। Okay. लेकिन जस्ट अभी मैं पुणे के अंदर ही सर्विस दे रहा हूँ। तो एक्चुअली आपने मेरा ये business, इतना कब स्टार्ट किया था ये सर्विस? सर मैंने 19 में स्टार्ट किया था। बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Hi, my name is Deepak. I'm from Mumbai. My company name is Richguard Protective Services Private Limited. So we are catering across the Maharashtra, basically Mumbai, Pune, Right. some part of Gujarat, some part of Daman. So अभी मेरी जो presence है यहीं पे है. We are more into commercial and some part of housing societies also. We are getting a good business and सर्विस को लेकर के हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं, तो उसके हिसाब से सर्विसेज अच्छी चल रही हैं. एज संदीप जी टोल्ड कि वी आर इनटू पुणे आल्सो, सो देखते हैं अगर कुछ आगे मिलके कुछ कर पाए. 100% ये इसका बेनिफिट है, सब ग्रुप में है, प्लस ऑनलाइन मिलते हैं एवरी वीक, सो क्या होता है, ट्रस्ट फैक्टर भी हो जाता है. ये आपने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है, really it's a first platform where all the security companies work together and discuss about the problem. बेसिकली कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं था जहाँ पे लोग आपस में डिस्कशन कर सके, क्योंकि बिकॉज वी आर अ कंपटीटर ऑफ ईच अदर. करेक्ट. एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा है कि लोग एक दूसरे से जो भी है मींस चाहे बिजनेस में कंप्यूटर का जो भी रोल होता है आपको पता ही होगा. राइट. तो ये पहला प्लेटफॉर्म आपने बनाया, इट्स वेरी नाइस, और जहाँ पे एक दूसरे से लोग डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं. सबसे बड़ी बात लर्निंग. कोई भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि अगर मेरे मन में कोई क्वेरी है और मैं किसी से पूछ सकूं, फिर वो किसी भी एक्सपर्ट के पास जाना पड़े, देन वो सब चीजें थी. बट एक छोटे स्मॉल प्लेयर के लिए या फिर एक मीडियम प्लेयर के लिए इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और आई रियली होप कि आप इसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएं. यस, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू वेरी मच. यस सर, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, नाम आपका, कंपनी नेम और लोकेशन. यस. My name is Prashant Kale. Yes. My organization name is Boss Security Services India Private Limited. Yes. We are in head office in Nasik and corporate office in Mumbai, Thana, regional office in Aurangabad, Nagpur. We are working all over Maharashtra also. Superb, sir. Thank you. Yes. Security, manpower, and housekeeping. We are in government sector, working in government sector and also commercial sector. We are not looking for housing societies, because it's so headache job. Yes. We'll talk more on that कि आप हाउसिंग सोसाइटी को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं और क्यों इंक्लूड करना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे. काफी अच्छा आइडिया है. आई थिंक सो हम सभी का इंट्रोडक्शन हो गया. अगर किसी का नहीं हुआ तो दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड इट्स अपॉर्चुनिटी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ऑल ओवर इंडिया बाकी एजेंसीज के सामने. दीपक जी, आई एम अजय शुक्ला फ्रॉम ब्लैक हाउंड सिक्योरिटी लखनऊ. यस अजय जी. यस सर. So we are providing our services since 1996 in UP, MP and Punjab. Great. We are basically industrial security services we provide, but we are also providing giving our services to malls. आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं थ्रो करता हूं और सभी उसमें पार्टिसिपेट करिए. एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि आप सभी अपनी एजेंसी सालों से चला रहे हैं. कुछ लोगों ने अभी शुरू किया है, कुछ लोग 10 साल से ज्यादा अपने सर्विस में हैं. तो आपको जो पहला रेसिडेंशियल क्लाइंट्स मिला वो कैसे मिला, उसकी लीड कैसे आई, उसके पीछे का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होता है. मैं काफी लोग से बात करता हूँ, कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती हैं. तो हमारा पहला रेसिडेंशियल क्लाइंट हमको कैसे मिला, क्या किसी फ्रेंड के थ्रू मिला या आपने कहीं एडवर्टाइज करा, या हमने जो है पहली बार जब सिक्योरिटी एजेंसी शुरू की तो हमने एक अखबार में जो न्यूज़पेपर में जो ऐड दिया
एक हमारे बहुत पुराने मित्र थे, उन्होंने एक नया अपार्टमेंट बनाया था, उसमें उन्होंने, उनका भी घर था और नया अपार्टमेंट भी उन्होंने बनाया था। तो जैसे ही हमने ऐड दिया, सुबह 6 बजे उनकी कॉल आई कि आपने सिक्योरिटी काम स्टार्ट किया है। मैं, हाँ सर किया तो है, मैंने कल ही ओपनिंग हुई है। तो बोले यार 2 गार्ड हमारे लिए चाहिए और कल से आप जो है हमें कराइए प्रोवाइड। मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल कराते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि आज ही हमने स्टार्ट किया और नया क्लाइंट हमारा जो है वो फ्रेंड ही निकला, जो इसने जो राइट काम दिया। तो बहुत अच्छा लगा ये पहला जब वो मिला। यस न्यूज़ के जैसे लगता है। काफी इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट से काम बहुत कम मिलता है इंडस्ट्री में। नहीं, राइट, ये सब बहुत 2009 के बाद, 9 की हाँ बात जी, कर रहा हूँ। हाँ जी, ग्रेट। यस, ओम प्रकाश जी आप शेयर करना चाहेंगे? श्रीनिवासन जी आप? एक्चुअली मैं बोलता हूँ, हाँ जी, मुंबई से। हाँ, यस सुपर। मैं जब 2009 में रिटायर हुआ तो हाँ कम से कम 6 महीना मुझे कुछ काम ही आया नहीं। और मुझे अच्छी खासी सुविधा के रैंक से मैं रिटायर हो गया, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली और अच्छी खासी सैलरी थी वहाँ पे आर्मी में और ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन मेरे एक फ्रेंड थे, अभी एक्सपार्ट हो गए पिछले साल, एयरफोर्स के थे, उन्होंने इंकरेज किया और मैंने इस बिजनेस में डायरेक्ट उतर गया। तो 6 महीना मैं इसी कंपनी के पीछे मार्केटिंग, माउथ पब्लिसिटी करता रहा, कुछ काम मिला नहीं। आखिरी मुझे एक फ्रेंड ने मुझे रेफरेंस दिया और एक बंदे का काम मुझे मार्च 10 को मिला। 2010 मार्च को मुझे एक आदमी का काम मिला। रात भर मैंने खुद ड्यूटी किया वहां पे। फिर दूसरे गार्ड का 8 घंटे का एक 11 बजे बंदा छूट के मुझे उसने बदली किया, एक बंदे का गार्ड। और उसने मुझे आशीर्वाद दिया था, आप आर्मी वाले हो, मेहनत करने के आप में कोई कमी नहीं है, आप आगे जाओगे। तो बिहार का बंदा था, अभी मेरे साथ 12 साल मेरे साथ है और उसको मैंने कुछ काम नहीं करता है, पेमेंट देता हूँ मैं। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिकॉज जब क्लाइंट हमें टेस्ट करता है अपने इनिशियली स्टेज पर, तो हमें वो छोटा काम देता है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम किसी को बड़ा काम डायरेक्टली देते नहीं, पहले एक छोटा सा काम कराते हैं, उसके बेसिस पे एक ट्रस्ट डेवलप होता है। राइट, तो हमारा जो मोटिव होना चाहिए कि वो छोटे काम को भी ऐसे करो कि क्लाइंट का हम पे ट्रस्ट हो और वो ट्रस्ट बाद में काफी काम आता है और काम लाने में। यस, कोई और है जो शेयर करना चाहेगा ऐसे कोई स्टोरी? बिकॉज हमें 2 स्टोरीज में मालूम पड़ा रेफरल काम आता है, और अगर आपका पहचान है तो नोन पर्सन ही आपको काम देता है। अभी तक ऐसे डायरेक्टली किसी को काम मिला नहीं है एज ऑफ नाउ जो हमने डिस्कस करा है। और भी ऐसी कोई स्टोरीज जो इंटरेस्टिंग हो और जो आप शेयर करना चाहें बाकी लोगों से? बैड एक्सपीरियंस, आपका बैड एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? यस प्लीज। हाँ सर मैं बताना चाहता हूँ। संदीप जी 1 मिनट, हम प्रशांत जी के बाद आपके पास आते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम सर। यस सर, बैड एक्सपीरियंस सर। हाँ, मैं एक्चुअली जब स्टार्ट किया तब एक 2 गार्ड्स का ऐसे मे बी रेफरल के थ्रू ही आया होगा। हमने पॉसिबली वो पहले गार्ड रिक्रूट किए, सबको ट्रेनिंग वाले गार्ड, अच्छे वाले गार्ड बंदे दे दिए। हाउसिंग सोसाइटी नियर बाय 50 फ्लैट्स था, हमने उसमें डाला। जैसे ही पता चला हमें कि भाई ये हाउसिंग सोसाइटी में रात में जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, और वो इन्वेस्टर्स रात को उनकी इन्वेस्ट का मजा लेने के लिए आते हैं। तब पता चला कि यहाँ पे, हाँ, वो इन्वेस्ट के मजा लेने के लिए आते हैं। तब हमें पता चला फिर जैसे गार्ड, उनको पहला नया गार्ड, उसको क्या पता कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पहले महीने में पहले दिन में कब पता चलेगा। तो जैसे रात को 2 बजते, 3 बजते, 4 बजते, फिर वो फोटो खींचने लगे, फोटो भेजने लगे, सब चीजें बढ़ते गई। तो हमने उसको अलग अलग स्टाइल से गार्ड चेंज करने का कोशिश किया, सब कुछ चीजें करने की कोशिश किया, लेकिन वो हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कितना भी अच्छा सर्विस है। हमारे बाद हम पहली एजेंसी थी कि वहाँ पे कम से कम 6 महीना तक हमने रिटेन किया, लेकिन हमारे बाद कम से कम 100 एजेंसी वहां से चेंज होके गई, लेकिन कोई 6 महीना रिटेन नहीं किया। वापस हमें कॉल आया, हमने बोला इस कॉल को रिटेन करने के लिए हमें जो, अगर आपको हमें देना है तो एक तो कॉस्ट एक इम्पोर्टेंट था। पहले टाइम में हमने कॉस्ट कम करके लिया था, क्योंकि चलो काम आ रहा है, नया काम है, हम लोग ले ले। लेकिन जब पता चला कि नहीं भाई ये काम नया काम भी है, तो हमें उस क्वालिटी का काम देना है, तो हमें इस क्वालिटी का अगर गार्ड देना है तो हमें ये कॉस्ट पे गार्ड लेना पड़ेगा। That's so much cost. So we are अगेन हम लोग नहीं लेना चाहेंगे। ये सब चीजों के लिए हमारा वो थोड़ा बैड एक्सपीरियंस रहने की वजह से
और वहां पे ऐसा था, चेयरमैन था लेकिन चेयरमैन का कोई सुनता नहीं था, सभी लोग चेयरमैन ही थे। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। चेयरमैन की बीवी भी चेयरमैन थी। करेक्ट नहीं, ये होता है, ये सोसाइटीज में काफी होता है, बिकॉज हर एक मेंबर्स का सेम और इक्वल राइट्स होता है। दो दे हायर कमिटी जो लुक आफ्टर करता है डे टू डे ऑपरेशंस पर सभी लोग उसमें दो अलग अलग गट बन गए थे, मतलब एक अलग टाइप के थे, एक अलग टाइप के थे, एक अलग टाइप के थे, मतलब सोशल एक्टिविटी वाले अलग थे, टारगेट एक्टिविटी वाले अलग थे, बहुत सारे ऐसे इश्यूज बहुत सारे थे। बोला ये अलग ही अपने हैं, अपने लिए बेटर है कि हम लोग इंडस्ट्री में घुसे, कारपोरेट में घुसे, तो वो बैड एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं बोला पहले मूवमेंट पे मैंने बोला कि मेरा बैड एक्सपीरियंस। रेजिडेंशियल सिक्योरिटी में ये प्रॉब्लम तो खैर होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पे रेजिडेंशियल में सोसाइटी में जितने लोग रह रहे होते हैं वो सब ने बराबर का ही लगभग स्पेंड करके अपना मकान लिया हुआ होता है। तो हर जना यही सोचता है कि यार मैंने भी तो पैसा लगाया है, तो मालिक वो क्यों या चेयरमैन वो क्यों, मैं क्यों नहीं, इसकी क्यों चलती है, मेरी क्यों नहीं चलती। तो वहां पे रेजिडेंशियल में ये तो जरूर होता है कि वहां पे आपको जो अगर इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं तो आपको वहां पे 100 जने इंस्ट्रक्शन देने वाले मिलेंगे आपको, और सबके इंस्ट्रक्शन अलग अलग होंगे। कोई आपको बोलेगा राइट में जाओ, तो कोई बोलेगा लेफ्ट में जाओ, तो कोई बोलेगा आगे जाओ, कोई बोलेगा पीछे जाओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। उस चीज में गार्ड का अट्रेशन रेशियो जो है, गार्ड बदलने का, वो बहुत ज्यादा रहता है, बढ़ जाता है। और ये चीज क्लाइंट आने के बाद हमें ये पता चलता है क्या ये गार्ड 2 दिन में क्या सीखेगा और क्या आगे का कोशिश करेगा। बिल्कुल वैलिड सर, वैलिड। अच्छा, इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी ऐसा है, जो मेरा पहला टिप होगा जिसपे हम डिस्कस करेंगे। ये काफी सही है कि सभी वहां पे जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी अपने आप में मालिक होते हैं, राइट। ये डिसएडवांटेज भी है जैसे कि प्रशांत सर ने बोला, लेकिन एडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि हर एजीएम में जो मेजर डिस्कशन होता है ऑडिट रिपोर्ट के बाद, जब सोसाइटीज की जो एजीएम होती है, जो मीटिंग होता है, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज ही आते हैं। किसी न किसी मेंबर्स को सिक्योरिटी गार्ड से प्रॉब्लम होता है, उसके स्लीपिंग से प्रॉब्लम होता है, बिहेवियर से, या फिर उसके एजेंसी से, राइट। तो आपने अभी तक जहां जहां कोटेशन दिया है, आप उसमें से पता करिए कि जैसे आपने अभी तक 50 साइट पे कोटेशन दिया होगा और जहां पे आपकी साइट नहीं है, आप पता करिए वहां पे कि किन साइट पे एजीएम कब कब होने वाला है। जैसे आपको डेट या फिर वो मंथ मालूम पड़ेगा, जस्ट 1 महीने पहले वहां पे जिससे भी आपकी बात हुई होगी, जो एक्स चेयरमैन होगा या करंट चेयरमैन है या सेक्रेटरी है, आप उसको वापस से मिलिए उनके साथ। देयर इज अ हाई चांस, ये छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ज्यादा काम करता है। देयर इज अ हाई चांस जब मीटिंग्स होती हैं तब वो जरूर बोलेगा कि ठीक है आप भी एक कोटेशन दे के रखिए, क्योंकि हमारे पास ये सिक्योरिटी का भी एक पॉइंट है डिस्कशन के लिए, राइट। तो ये प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी इस तरह से आप देख सकते हैं, राइट। कस्टमर का रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा कस्टमर को, राइट। रेगुलर फॉलो देखिए कमर्शियल में काम करता है, रेसिडेंशियल में जैसे मैंने बताया सारे जो डिसीजन होते हैं वो एजीएम में होता है, ओनर एक आदमी है नहीं। तो अगर आपने पूरा साल मेहनत कर दिया तो भी बहुत फायदा नहीं होता। आप सही टाइम पे, जब बोलते हैं कि हथौड़ा गर्म है तभी लोहा गर्म है तभी आप हथौड़ा मारिए, वैसा वाला सीन है, राइट। तो जब एजीएम आता है तभी 1 महीने पहले अगर आप फॉलोअप स्टार्ट कर देते हैं तो आपका क्लोजिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है, राइट। यस संदीप जी, आप कुछ कह रहे थे इसके, आप म्यूट पे। दीपक जी आप मुझे सुन पा रहे? यस दीपक सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने बताया कि हमारा जो मेन ऑपरेशनल एरियाज है, जहाँ पे जहाँ मैं अभी मेरा एचओ है वो मुंबई है। तो मुझे क्या लगता है जो महाराष्ट्र के ओनर्स हैं या जो सिक्योरिटी कंपनीज है, चाहे वो मुंबई पूना की है, शायद इस मीटिंग में कई लोग हैं, जैसे कि प्रशांत काले साहब जी है और 2-3 लोग और हैं, शायद ये दूसरे भी लोकेशंस पे सेम ही होगा। तो मेरी एक राय ये भी है, बिकॉज हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बहुत सारी सिक्योरिटीज कंपनीज हैं। एक कस्टमर के पीछे जब कंपटीशन वाली बात आती है तो 10 लोग भागते हैं। कुछ लोग एग्री भी थोड़ा, अगर मैं अपनी बात रख रहा हूँ, अगर इसमें एग्री डिसएग्री होंगे बाद में आप बात करिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि पहले तो हमें ये देखना होगा कि एक्सपेक्टेशन अगेंस्ट जो कॉस्ट है वो दोनों मैच होनी चाहिए।
अब हो क्या रहा है कि एक्सपेक्टेशन तो बहुत बड़ी सेट की जाती है। हर एक सिक्योरिटी कंपनी का ओनर या उनके ऑपरेशन या उनकी मार्केटिंग टीम जाकर के उनसे 10 से 20 SOP पे बात होती है, बहुत सारी चीजें होती है, और जब बात आती है कॉस्ट की तो वो दोनों मैच ही नहीं होता। काम करने वाले हम नहीं है, एक थर्ड आदमी है जो काम करेगा। तो जो मिनिमम वेजेस होना चाहिए, जो उसकी मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, वो हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, और उसके बाद हम फिर उस जो एक्सपेक्टेशन को कॉस्ट से मैच करके फिर उनको अगर हम सर्विस देते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म चलेगा। ये मेरा ये नया एक्विजिशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ रिटेंशन की, कस्टमर रिटेंशन। यहाँ पे जैसे सर और भी लोग हैं जो उन्होंने डिस्कस करा कि ये सब प्रॉब्लम है, तो क्योंकि हम एक मंच पे हैं तो विल डिस्कस कि पहला क्या होना चाहिए कि जब कहीं पे भी अगर आप कोटेशन दे रहे हैं या फिर कहीं पे भी अगर बातें किसी भी कस्टमर के साथ आप टाई अप हैं, तो पहला तो ये चीज करिए कि ये करना चाहिए। मैं ये बात बोलूंगा कि हमें कॉस्ट और एक्सपेक्टेशन को मैच करना चाहिए। करेक्ट। ये हमारी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी पिछले बार, उसमें यही डिस्कस हुआ था मिनिमम वेजेस के ऊपर, राइट। और ये सिर्फ अप्लाई नहीं होता है हाउसिंग पे, ये अप्लाई होता है सारे क्लाइंट्स पर। जब तक हम मिनिमम वेजेस, अभी मैं कमर्शियल की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। कमर्शियल एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे उनको पता है कि उनका सेट होता है, उनके कंप्लायंस सेट होते हैं, उनके प्राइजेस सेट होते हैं, और उसमें हमें प्लस माइनस करके काम कर सकते हैं। राइट। हम अगर हाउसिंग सोसाइटीज पे बात कर रहे हैं तो हाउसिंग सोसाइटी पे मेरा इतना ही सबसे विनती है, जो भी मुंबई और महाराष्ट्र या दूसरे भी लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, कि हमें जिनसे काम कराना है उन्हें हम एक तो उनके सोशल चीजों पे भी ध्यान दें कि 24 कई लोग ऐसी भी सिक्योरिटीज कंपनी है एक ही गार्ड को एकदम मशीन बना के काम करवा रही हैं, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। और एक उनका टाइमिंग सेट होना चाहिए कि अगर 12 घंटा ड्यूटी करवा रहे तो 12 घंटा ही होना चाहिए, और उसके लिए उसको जो पैसे लगने चाहिए इन्फ्लेशन के हिसाब से उतना हमें मांगना चाहिए, कस्टमर मिलना चाहिए। राइट। मैं मांग रहा हूँ, लेकिन जाकर के और जो लोग हैं वो उससे जाके कम पैसे में उस डील को करने के लिए एकदम 100% रेडी रहते हैं। वहां पे कस्टमर के पास जो चांस मिलता है या उसके पास जो जगह मिलती है या उसके पास जो और लोगों के ऑप्शंस मिलते हैं, वहीं पे जाकर के वो कस्टमर हमसे खेलता है, और कम पैसे में दे करके बाद में, तो क्योंकि कमर्शियल से ज्यादा काम आपको हाउसिंग सोसाइटीज में है, बट राइट अगर हम उसको कॉस्ट पे लेके जाएं तो वी आर नोवेयर इन कंपेयर टू कमर्शियल कंपनी। करेक्ट। काफी अच्छा सजेशंस है दीपक जी। यस। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, और एक प्राइस सेट करनी चाहिए कि उसके नीचे तो हमें नहीं करना है, अदरवाइज ये अनऑर्गेनाइज ही सेक्टर रहेगा, इस पे हम कहीं नहीं आगे बढ़ पाएंगे। राइट। नहीं, काफी अच्छा सजेशन है। इसको प्राइस सेट करने के लिए जो इसका मिनिमम बार है, मिनिमम वेजेस का, इसमें कई पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ना कि सिर्फ एजेंसीज हैं बल्कि गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जिनका बेसिक काम है इंश्योर करना कि मिनिमम वेजेस फॉलो किया जाए, राइट। तो इस पे और बात करेंगे किसी और मीटिंग में, इसमें डिटेल में काफी डीप प्रॉब्लम है जो एक मीटिंग में शायद सॉल्व ना हो, राइट। फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे थे वो है अपॉर्चुनिटीज कैसे आप क्लाइंट्स बना सकते हैं। प्राइसिंग इशू तो हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं कहूंगा, पर नहीं रहना चाहिए, पर अभी फिलहाल है, राइट। तो आने वाली मीटिंग्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट्स में डिस्कस ये करता हूं कि एक टिप में बताता हूं, यूनिफॉर्म मार्केटिंग। यूनिफॉर्म मार्केटिंग एक ऐसा चीज है, आपने देखा होगा कई बार आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं, अगर किसी ब्रांड को अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करना है तो लोगों को टी शर्ट पहना के वहां पे खड़ा कर देते हैं, और उसके वो 1000 रुपए देते हैं। टी शर्ट के 200-250 रुपए प्रिंट हो गए, लड़के को प्लस उस लड़के को 500 से 600 रुपया मिलता है, जो वहां खड़ा होके फुल डे 12 घंटे खड़ा रहेगा। लोग उनको देखेंगे और ब्रांड हमारा रिकॉल होता है कि हाँ चलो ये ब्रांड मार्केट में है। हम लेकिन एक चीज भूल जाते हैं कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी एक तरह से चलते फिरते विजिटिंग कार्ड है, जहां पे अगर हमने उनको अच्छी यूनिफॉर्म दे दी, और मेरे आज के डेट में 50 गार्ड्स हैं या 100 गार्ड्स हैं, तो 24/7 मेरी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैंने एक चीज ऑब्जर्व करा है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी है, अगर उनका सोसाइटी में कम पेमेंट मिल रहा है या फिर इतना ज्यादा प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो अपने गार्ड्स के जो यूनिफॉर्म है उस पर भी ध्यान नहीं देते, और ये आई थिंक सो एक नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से हमें क्लाइंट्स थोड़ा कम मिलते हैं। क्योंकि नो मैटर क्लाइंट होगा कमर्शियल पर रहता है रेसिडेंशियल,
कहीं ना किसी बिल्डिंग में रहता है, तो अगर आपके एक सोसाइटी में 50 या 100 लोग रहते हैं, तो वो 100 में से एटलीस्ट 50% बिजनेस लाइन से जुड़े हुए हैं। कोई कंपनी में HR हैं, किसी कंपनी में मैनेजर हैं या फिर ओनर हैं। तो अगर आप एक साइड को सीरियसली लें और अपने हर एक साइड पे यूनिफॉर्म परफेक्ट रखें, तो मुझे एक ऐसा लगता है कि वो आपका एक्सपेंस नहीं, वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा। या इस पे किसी को कुछ कहना है, कुछ आइडिया शेयर करने हैं यूनिफॉर्म पे? वो तो मस्ट है, ये तो एक सबसे पहला स्टेप ही यही है सिक्योरिटी के अंदर कि गार्ड जो है प्रॉपर्ली और स्मार्टली यूनिफॉर्म्ड और ड्रेस्ड होना चाहिए। अगर उसके यूनिफॉर्म उसके डिसिप्लिन में कहीं कमी होती है तो वो तो वहां पे जाके तो अगर अपन को खुद को ही उसको देख के शर्म आने लग जाती है कि यार हम अंदर जाके ओनर से या सोसाइटी के जो भी चेयरमैन है, डायरेक्टर या जो भी या प्रेसिडेंट है, उनसे हम यार कैसे मिल सकते हैं। तो वो है कि वो सबसे पहला बेसिक चीज यही है कि भाई आपका यूनिफॉर्म आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, सब होनी चाहिए। सेकेंड, सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म इतनी महंगी भी नहीं आती, सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म का रेट भी ज्यादा नहीं है। तो अधिकतर एजेंसीज गार्ड्स को एक सिंगल यूनिफॉर्म देती हैं, उसकी जगह मेरे ख्याल से रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स या ऐसी जगहों पे 2 यूनिफॉर्म दे दी जाए, क्योंकि वहां पे मीन मेट निकालने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। हर जना आते आते साहब ये तेरी शर्ट गंदी हो रही है, तेरे फटा हुआ है, तू ये क्या कर रहा है, तेरा जूता यूं है, तेरा फड़ा है, तेरा ढिंकाना है। रेगुलरली उसको पिंच करेंगे कहीं ना कहीं से। तो जितेश जी, आप अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को डबल यूनिफॉर्म प्रेफर करते हैं या सिंगल यूनिफॉर्म, कैसे करते हैं? सर मैं यूजुअली डबल यूनिफॉर्म ही प्रेफर करता हूं। ओके, ग्रेट सर। श्रीनिवासन जी, आप इस पे कुछ कहेंगे? यूनिफॉर्म मार्केटिंग, क्या आप एग्री करते हैं इस चीज से? अभी हम लोग ब्रांडिंग, जब भी अपने ब्रांडिंग की बात आती है तो यूनिफॉर्म इज द फर्स्ट वन। तो नॉर्मली हम लोग यूनिवर्सल यूनिफॉर्म जो ब्लू ब्लैक है, उसमें भी चेंजेस सोच सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लैक, या कहीं नई चीज ला सकते हैं। और हर एक सिक्योरिटी गार्ड का तो नॉर्मली अपना हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, मगर कस्टमर के हिसाब से सबको एक ईगो रहता है। आप कहीं भी करिए, आपका अगर रेजिडेंशियल में करिए या कॉर्पोरेट में करिए या इंडस्ट्री में करिए, हर एक के दिल में ये होता है ये सिक्योरिटी गार्ड मेरे को सैल्यूट करे। ये ईगो ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये ईगो ही रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में बहुत खराब, जो प्रशांत जी ने जो कह रहे थे, द बैड एक्सपीरियंस, ये बहुत जगह ऐसी होती है। ए स्मॉल ईगो, ये मेरे को सैल्यूट करना, वो सैल्यूट के हिसाब से सैल्यूट कर दिए तो उसका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। और तो ये ड्रेस के हिसाब से जितना भी क्लीन रह के एक शेव करके उन्हें जब सैल्यूट मारेगा, उसका अलग ही रहता, उसको आदत पड़ जाता है। जो आदत पड़ के उन्हें क्या करता है, अगर आप उसको चेंज करें तो अरे वो बंदे को क्यों चेंज करे, वो बंदे को चेंज नहीं करना था, आप नया वालों को ला लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट माइन्यूट चीज है, मगर बहुत इम्पोर्टेंट करता है। एंड एट द सेम टाइम वी एज ओनर्स ऑल्सो टू अपकीप आवरसेल्फ, और अपना प्रोफेशनलिज्म समझिए या अपना appearance समझिए, that is also makes very impact on the guards. Correct. So, इसका मैं आपको एक चीज बताता हूँ। Yes, जितेश जी, कि यूजुअली क्या होता है, रेजिडेंशियल में जो रहने वाले होते हैं बिल्डिंग्स को, उनको बिगाड़ने वाले भी अपन ही है। फ्रेंकली स्पीकिंग होता क्या है कि मान लीजिए कोई रेजिडेंशियल में ऊपर रह रहा है, वो आके गार्ड को बोलेगा ये यार पैसे ले ले, वहां से जाके ब्रेड लेके आ जा, या जाके वहां से दूध लेके आ जा। तो कि अपन ये सोचते हैं, अपन क्या गार्ड को बोलते हैं, नहीं बेटा यार तू कर दिया, अगर इतना से काम में क्या दिक्कत है, ये हेल्प ही कर रहा है तू किसी की। तो वो ये क्या है, ये आदत पड़ जाती है फिर क्लाइंट की। फिर उसको देखा देखी जो दूसरे रेजिडेंट है वो भी यही फॉलो करना चालू कर देते। तो जहां तक जैसा फर्स्ट डे से हम अगर अपना खुद का डेकोरम मेंटेन करेंगे वहां पे, वही डेकोरम आगे तक चलेगा। फर्स्ट डे से अगर हम कस्टमर की, जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन लिमिटाइज कर देंगे, वो चीज आगे तक चलेगी। अगर किसी कस्टमर को पहली बार में ही बोल दिया गया है कि सर मेरी तो ड्यूटी है, तो सर एक काम करें, आप मेरी ड्यूटी पे बैठ जाओ, मैं जाके आपका सामान ले आता हूँ। कोई नहीं बैठने वाला उसकी ड्यूटी के ऊपर, मगर एक चीज करना कि भाई पहले दिन से ही उसको मना करना आना चाहिए
कि सर ये नहीं, मैं यहाँ से पॉइंट छोड़ के मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं जाऊंगा, मेरी कंपनी मेरे को अलाउ नहीं करती या कुछ है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो है उनको पहले से ही लिमिटलाइज करना चाहिए। और जहाँ नहीं करते अपन ये सोचते हैं कि यार चलो कोई नहीं, अभी अपन को पाँव जमाना है अपना, तो अपन उनकी थोड़ी ये हेल्प कर लेते हैं या उनकी ये बात मान लेते हैं, ये कर लेते हैं, वहां सबसे बड़ी गलती होती है अपन से। एग्री। और एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में हम लोग एक ख्याल करना है, या दीपक जी बोले थे कि एजीएम का, वैसे ही अपने को इतना नॉलेज रहना कि उसका मेंटेनेंस कितना है। अगर 800 रुपये 600 रुपये मेंटेनेंस है, हम लोग गार्ड को नहीं दे सकते। क्यों? ये दो तरीके के सिक्योरिटी रहते हैं रेसिडेंशियल में। एक जने दिखावट के लिए सिक्योरिटी रखते हैं, थोड़े जने रियल टाइम सिक्योरिटी होना। अगर पुलिस वाले बोले आप एक सिक्योरिटी लगा लो, अच्छा लो लगा देंगे। थोड़े जने ऐसे रहते हैं कि दे वांट रियल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सच में होना चाहिए इन लोगों को कि हम लोगों के सेफ गार्ड के लिए। तो जो सेकंड तरीके रहते हैं उन लोग पेमेंट करने के लिए रेडी रहते हैं। और ये प्रेसिडेंट जो भी इलेक्टेड बॉडी रहता है उन लोगों का थोड़े पर्सनल काम वो पूरे एग्रीमेंट के अंदर ही अगर हम लोग ला लिए तो शायद ही प्रॉब्लम्स कम होने का चांस। 100% एग्री। ये प्रॉब्लम होता है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी गार्ड्स एक्ट करता है। इसमें दोनों साइड से इशू है। एजेंसी एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करता, क्लाइंट्स का ओवर एक्सपेक्टेशन होता है जो बाकी मेंबर्स हैं। गार्ड्स भी यहाँ पे कई जगह पे 150 के टिप्स के लिए गाड़ी वॉश करना, जो छोटे सोसाइटीज की बात कर रहा हूँ, गाड़ी वॉश करना, कुछ मूवर्स एंड पैकेज को हेल्प कर देना, तो सोफा हटाना है, टेबल हटाना है, तो और काम्स करके थोड़ा बहुत इनकम कमाने का देखते हैं। ये तो काफी वैलिड पॉइंट है, राइट? ओके, वही है ना, वहाँ पे अगर डे 1 से अपन ने उनको बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, गार्ड को भी दे रखे हैं, सब कुछ दे रखे हैं, तो वो सारी चीजें वहाँ पे कंट्रोल हो जाएंगी कि भाई तेरे को हम पूरी सैलरी दे रहे हैं, हम तेरे को कोई पैसा नहीं देंगे। उसके बाद तू वहां जाके कार धोएगा या खाना करेगा, ढिकाना करेगा, ये चीज हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है। करेक्ट। दिलीप जी, इसमें एक दो पॉइंट मैं ऐड करता हूँ। ये सुबह जी, इसमें एक दो पॉइंट ऐड करता हूँ। जब भी कोई सिक्योरिटी, एक्चुअली मैं उस चीज से पिछले 5-6 साल से मैं छोड़ दिया। स्टार्टिंग में वो किया, जैसा भी काले साहब बात किया कि सोसाइटी में का कुछ बहुत सोसाइटी काम नहीं करते। सोसाइटी का काम का प्रॉब्लम क्या होता है कि आप कभी आपका टर्म चेंज हो जाता है या दूसरे सिक्योरिटी हायर हो जाते हैं सोसाइटी में, तो पिछले सिक्योरिटी के कुछ लोग, कोई लोग फेवर करता है, अनफेवर करता है, तो बोलता है ठीक है ये 4 लोग रखो हमारे, ये पिछले सिक्योरिटी में अच्छा काम किया है। अब वो 4 लोग वहां का बॉस बन जाता है। वो सिक्योरिटी को बाइकआउट मतलब बाजू में करके सोसाइटी के गुड बुक में रहते हैं हमेशा। और इसके बीच में फिर वो रहने से सिक्योरिटी कभी भी वो सेट नहीं हो पाता है, मेरा एक्सपीरियंस। चाहे कितना भी मेहनत करो। मैंने कई बार देखा है, सोसाइटी ये करता है कि गार्ड्स को फाइनलाइज कर लेता है, अब वो एजेंसी चेंज कर देता है, बोलता है एजेंसी चाहे जो आए गार्ड्स यही रहना चाहिए। ये कई बार होता है। और अब कई जगह पे ये भी होता है, सबसे गलत है। हाँ जी, नहीं 100% इट्स रॉन्ग। गार्ड खुद के हो और उनके नहीं हो, क्योंकि मैं सर्विस देना है। ये मैं पहले से मैं एक थोड़ी से अपना एक इस तरह से काम किया। उसके बाद ये गार्ड का जो यूनिफॉर्म की सामने बात किया था, यूनिफॉर्म मस्ट, सबसे टाइट टू टॉप टू बॉटम आपका यूनिफॉर्म सही है, यहाँ और कोई लड़ाई नहीं, कोई बॉर्डर में कोई सैनिक वाला लड़ाई नहीं करता। इधर खाली यूनिफॉर्म और आपका बिहेव, बस यही सबसे बेस्ट है। तो आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हम नए कपड़े पहनते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं। 1 मिनट संतोष जी, आप म्यूट पे जा सकते हैं। ओके, जब भी हम देखते हैं नए कपड़े पहनते हैं या फिर अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हम हमारे चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल अलग हो जाता है। अगर गार्ड्स भी अपने यूनिफॉर्म को मेंटेन रखें तो वो भी उनके कॉन्फिडेंस लेवल में और उनके सर्विस देने के लेवल में काफी इंप्रूवमेंट बाय डिफॉल्ट साइकोलॉजिकली आ जाता है, राइट? संदीप जी, आप काफी टाइम से कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपको ले नहीं पाई। यस, आप म्यूट पे सर। सर मैं ये बताना चाहता था, मुझे भी बैड एक्सपीरियंस हुआ है मेरा भी। मैंने फर्स्ट जो गार्ड मैंने जो ज्वाइन किया हुआ है, एक्चुअली मुझे लाइसेंस नहीं मिला था। उसके पहले मैंने 4 पॉइंट मैंने किसी दूसरे सिक्योरिटी को दिया था, दूसरे सिक्योरिटी एजेंसी को दिया था। लेकिन जैसे मैंने लाइसेंस मतलब ले लिया, उसके बाद तो मुझे 4-5 महीने के लिए रुकना पड़ा। जो एक पॉइंट मिला था मुझे, वो जज डायल के थ्रू आया था, तो उसमें भी एक ही आदमी चाहिए था।
और वो आदमी मतलब वहां पे बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसी आके चली गई थी। ओके। वो पॉइंट कोई नहीं ले रहा था, तो लास्ट में मुझे लेना पड़ा क्योंकि मुझे स्टार्ट करना था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वैसे मैंने उसको स्टार्ट किया है वो पॉइंट। तो वहाँ पे रेसिडेंटली था, वो एक ही आदमी चाहिए था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि एक आदमी लगाने के बाद नाइट में कोई था नहीं वहाँ पे। करेक्ट। जो भी इशू होता था वो इस गार्ड के ऊपर डालते थे वो। मैंने ऑलरेडी उनको रिक्वायरमेंट का बताया था कि 2 गार्ड तो चाहिए एटलीस्ट, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। और पॉइंट तो मुझे चलाना था, इसलिए मैंने उससे हाँ भरता गया। वैसे ही कंटिन्यू पॉइंट, मतलब उसमें ट्रबल बहुत हुआ लेकिन कंटिन्यू चला पॉइंट। राइट राइट राइट। सो कहीं ना कहीं स्टार्ट करने के लिए होता है ये, हम साइट्स ऐसे लेते हैं जो मे बी उस स्केल पे काम नहीं कर रहा है, बट स्टिल अच्छा स्टार्ट था आपका ये। राइट। मैं एक चीज सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं खाली एक मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि जब भी क्लाइंट से कोई मीटिंग होती है रेजिडेंशियल से या किसी से भी, तो वहाँ पे क्लाइंट का एक होता है कि यार चलो ठीक है ये सारी तो ठीक है, अब आप मेरे को लाके गार्ड दिखाओ, अगर गार्ड मेरे को अच्छे लगेंगे तो मैं फिर देखता हूँ। हमें गार्ड को, क्लाइंट को ये समझाना चाहिए कि सर देखो आप गार्ड को हायर नहीं कर रहे हो, आप हमारे को हायर कर रहे हो। यहाँ पे गार्ड चाहे आप अपनी पसंद का लगाओगे या जो भी करोगे, अगर आप अपनी पसंद का गार्ड लगाने के लिए हमें बोलते हो तो सर उसमें मैं लगा दूंगा, मगर उसके अंदर मैं अपने हिसाब से अपने सेटिस्फेक्शन की सर्विस नहीं दे पाऊंगा। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आपके जो गार्ड्स आप बोल रहे हो उनको मैं एक बार देख सकता हूँ, अगर वो मेरे अकॉर्डिंगली मेरे को सही लगेंगे तो मैं हो सकता है उनको कंटिन्यू कर लूँ, मगर हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैं उनको रखूँ। और अगर रखना है तो फिर से ठीक है, मैं फिर सिक्योरिटी चला लेता हूँ, जैसा आप बोलोगे वैसे मैं कर लेता हूँ, मेरी क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले दिन सबसे पहले। दूसरा क्या है कि उनको क्लाइंट को ये समझना चाहिए कि जब एक हमने कहीं की सर्विस ली, वहां पे हमने गार्ड्स को डेप्यूट किया, ठीक है, हमारा काम है वहां पे सर्विसेज सही चले, मगर एक ह्यूमन मिस्टेक हर जगह पे होती है। गार्ड से भी हो सकता है किसी गार्ड को बैठे बैठे नींद आ गई, या कोई गार्ड किसी दिन दारू पी के ड्रिंक करके ड्यूटी पे चला गया, या कुछ हो गया। इसके अंदर क्लाइंट सीधे गालियां देता है एजेंसी वाले को कि साला तुम्हारा आदमी दारू पी के आ गया, तुम्हारा आदमी ये आ गया, यार हटाओ तुम्हारी सर्विस हटा दो। वहां पे सबसे पहले दिन ही मैं बोलता हूँ सर देखो ह्यूमन मिस्टेक सबकी होती है, आप मेरे को हायर कर रहे हो तो मेरा काम है चीजों को आप म्यूट पे चले। अगर नहीं सर्विस वो दे गार्ड आपका, तो मैं वहां पे गार्ड रिप्लेस करके दूंगा। मैं चाहे 1 बार करूंगा, 2 बार करूंगा, 5 बार करूंगा, 10 बार करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा सरदर्द है, मगर मैं आपको जो आपकी चाह रहे हैं। अब आप म्यूट पे सर। तो वहां क्लाइंट को सारी चीजें साथ में, एक हमारा एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर आप हमारे गार्ड्स को, अगर आपने हमारे यहाँ से लगने के बाद भी, हमारे यहाँ से छूटने के बाद भी 12 महीने तक अगर आपने हमारे लगाए हुए गार्ड्स को हायर किया, तो उसके अंदर हम आपसे 10,000 रुपए पर सिक्योरिटी गार्ड का क्लेम करेंगे, और ये 10,000 रुपए आपको देना पड़ेगा अगर हमारे गार्ड को किसी भी तरह से आपने लालच देके, समझा बुझा के या वो करके डायरेक्टली हायर करने की कोशिश करी। तो एक चीज मैंने ऑब्जर्व करा जितेश जी, आपके जो क्लाइंट्स हैं ना आपकी सब सुनते हैं, बिकॉज जो क्लॉज आप बता रहे हैं, फाइन लगाने का प्लस अपने टर्म्स रखने का, वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू इम्प्लीमेंट। हम जब क्लाइंट के पास अपनी क्लॉज लेके जाते हैं तो उनके पास 10 ऑप्शंस और हैं, राइट। और शायद इसी वजह से संदीप सर ने भी बोला कि जब वहां पे कोई साइट नहीं ले रहा था, एक ही गार्ड था, तब भी मैंने वहां पे साइट उठाया या फिर वो पॉइंट पे मैंने गार्ड डाला। तो मार्केट एक ऐसा है जहाँ पे कंपटीशन, आपके पास ऑप्शन है तो आप किसी एक का सुनते नहीं, मोनोपोली नहीं है, राइट। मोनोपोली में क्या होता है कि हाँ, बट क्वाइट वैलिड, हमारी सर्विस का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए, राइट। ठीक है, वो पॉलिसी अगर अपन बना के चलेंगे तो वो पॉलिसी हर जगह इंप्लीमेंट होगी। जहाँ पे क्लाइंट अगर सामने बैठा है तो क्लाइंट को बेसिकली सर्विस चाहिए, वो चाहता है मेरे को अच्छी सर्विस। मैं टोटली एग्री करता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमको भी डिसाइड करना पड़ता है हम किस क्लाइंट के साथ काम करना पसंद करेंगे, राइट, क्योंकि बिजनेस हमारा है, हम अच्छे लोग को इनपुट। यस शर्मा जी, यस जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो सर बता रहे हैं ना गीतेश खन्ना जी, इसमें क्या दिक्कत होती है, जैसे हम लोग ईपीएफ, ईएसआई और जो पसारा अपना जीएसटी वगैरह पूरा बिल बनाते हैं,
उसमें क्या दिक्कत होती है, जैसे जिनके पास कुछ भी नहीं है, अभी एक भैया जुड़े थे हमारे पास, बोले मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं था, मैंने फिर भी काम किया, रजिस्टर किया। अब होता क्या, हमें सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, हमें पीएफ भी देना, ईएसआई देना, मिनिमम वेजेस भी उनको देना। बिल्कुल सर। अब हम ये सब देखते हैं तो हमारा 12 से 14,000 15,000 रुपए तक का बिल बैठता है। और जो नॉन पर्सन है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसने केवल 2 कुर्सी और वो ऑफिस अपना चला रहा है, और वो गया साहब ये 15,000 आप दे रहे हो, मैं इसी सर्विस को आपको अच्छे लोग जो 10,000 रुपए में दे दूंगा। राइट, कंप्लेंट तो कर नहीं रहा। ये सबसे ज्यादा रेजिडेंशियल में जो होता है, ये सबसे ज्यादा क्लाइंटों को ये दिक्कत आती है, भाई तुम इतना क्यों दे रहे हो, उनको ये तो पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना इंडिया में, सबसे बड़ी रेजिडेंशियल के लिए यही बनी हुई है, चाहे एनसीआर हो या हमारा पश्चिमी यूपी हो या आपका कर्नाटक से भाई साहब है, कर्नाटक हो, कहीं भी हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती है, क्योंकि वो लोग कंप्लेंट नहीं करते, हम लोगों को करनी पड़ती है, तो हमको सारी चीजें देखनी पड़ती है कि हम इस से कम में हम नहीं कर पाए। पर आपने एक चीज ऑब्जर्व, हाँ एक चीज ऑब्जर्व करा होगा कि ये प्रॉब्लम अब कम हो रहा है, लोग कंप्लायंस की तरफ भी ज्यादा जा रहे हैं। लेकिन नहीं सर, रेजिडेंशियल वाले ये चीज को नहीं मानते, वो एक कमेटी बना ली कि ये हमारे प्रेसिडेंट हो गए, ये हमारे जो है सेक्रेटरी हो गए, अब ये जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे बता रहे थे, वो उन लोगों को और दिक्कत होती है, ये नहीं हो पा रहा, इसमें ये नहीं हो पा रहा, उसमें पेमेंट में भी डिले होता है। अब जितने भी हाउसेज सोसाइटी हैं, आप उसमें देंगे हमेशा पेमेंट डिले होता है। बाकी आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो उनका पेमेंट का 7 तारीख से 10 तारीख तक होना था, वो होता ही होता है। इनमें क्या है कि भाई 4 लोग बंद करके चले गए, अभी वो लौटे नहीं है, वो घूमने चले गए। मई जून जुलाई में होता था, कोरोना की वजह से नहीं हो रहा, कि वो 3 महीने बाद घूम के ही आ रहे हैं, और तो उनका रेंट नहीं आता, वो हमारा पेमेंट ही फंस जाता है उसमें। चीज को कैसे दूर कर पाएंगे हम, जैसे जो जिन लोगों के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो ऐसे ही अपना काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी तो कोई एक ऐसा एक नियम होना चाहिए कि भाई आप इस चीज को देखें, ये लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, आप कर नहीं रहे कुछ, तो आप सस्ते में ले सकते हो। इसके लिए ये टाइम के साथ सॉल्व होगा। इस हाँ जीते जी, जस्ट लेट मी कंप्लीट लाइक 1 सेंटेंस, देन मैं आपके पास आता हूँ। ये टाइम के साथ होगा। हम है डेवलपिंग कंट्री, राइट। डेवलपिंग कंट्री में पहले कंप्लायंसेस नॉन कंप्लायंस का बैलेंस होता है, राइट। जैसे जैसे हम डेवलप कंट्री की तरफ जाएंगे, हमारा कंप्लायंसेस बढ़ते जाएगा। तो जितनी भी एजेंसीज अभी मार्केट में सर्विस दे रही हैं, जो कंप्लायंसेस के साथ रहेंगे, आने वाले टाइम में उनको बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम है। अगर सारे लोगों को मिनिमम वेज के हिसाब से सब लोग रखने लगे, तो कहीं ना कहीं जो रिक्रूटमेंट का रेट है या जो जॉब मिलने का रेट है, वो नीचे जाएगा। तो गवर्नमेंट को पता है कि हमको जॉब लोगों को दिलाना है, क्योंकि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई बहुत क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए, राइट। कि कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये सारे बैलेंसेस रहेंगे। पर एक चीज आपने ऑब्जर्व करा होगा, 5 साल जो पहले सिचुएशन था वो इम्प्रूव हुआ है। तो इसका एक ही मतलब है कि आने वाले और 5 साल में और इम्प्रूव होगा, राइट। तो वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। ये जितेश जी, इसमें रेजिडेंशियल क्लाइंट्स का मैं आपको बताता हूँ। रेजिडेंशियल क्लाइंट का ये होता है कि यार हमारे को भैया कोई कंप्लायंस से मतलब नहीं है, हमें तो पैसों से मतलब है, हमें पीएफ बीएसआईसी से कोई लेना देना नहीं। हम तो है भैया कम से कम में हमारे को चाहिए सर्विस। जीएसटी हम नहीं देंगे भैया, क्योंकि हमारे को हम सोसाइटी के नाम से ले रहे हैं, तो हम उसका रिवर्स भी नहीं ले सकते जीएसटी का। तो हमारे को तो पैसे से मतलब है। आप पीएफ दोगे, ईएसआईसी दोगे, क्या करोगे वो आप जानो, आपकी टेंशन है, हमारी टेंशन नहीं। फिर ऐसी जगह पे जब अपन को अगर काम करना है तो हमें भी उसी एक सेकंड मैं आपको रोकूंगा। मैं थोड़ा बीच में कई बार क्या है, सोसाइटी जो है उन्होंने जो है रजिस्टर्ड कर रखी है, वो लोग चेक से पेमेंट करते हैं, वो लोग कैश पेमेंट नहीं करते, वो चेक से पेमेंट करें। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी, राइट। तो तुम्हारे सोसाइटी रजिस्टर कर ली, उसका जीएसटी नंबर भी है, और वो कैश में पेमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होता है चेक से, अगर कैश से करें तो कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे पास कोई एंट्री नहीं है। लेकिन अगर वो चेक से पेमेंट कर रहे हैं, सोसाइटी बना ली, सोसाइटी के फंड से पैसा जाएगा, तो उसमें तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत है। ना जीएसटी वो दे रहे, ना ईपीएफ दे रहे, नहीं सही दे रहे। ऐसे 80% रेजिडेंशियल फ्लैट हैं, एनसीआर में भी हैं और अदर कंट्री में, अदर अपने में भी है, यूपी में भी है, ऐसे बहुत सारे, राइट। और जीएसटी में भी एक क्लॉज है, जीएसटी में भी एक क्लॉज है कि अगर मेंटेनेंस, अपने को उसका इनर कितना फाइनेंशियल्स मालूम नहीं है, मगर अगर उन लोगों का अगर रेट ज्यादा है बोले तो मेंटेनेंस ज्यादा है, तो उन लोगों पे जीएसटी के अंदर आएगा। तो वो भी चेक करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में ऐसा, नॉर्मल बिल्डिंग्स ठीक है, अगर बड़े बिल्डिंग्स में करे तो अगर 10,000 या 20,000 मेंटेनेंस गेटेड कम्युनिटीज करे, तो आप लोगों को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि
हम लोग जैसा कॉर्पोरेट कर रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा, वैसे सेम लाइन पे जाना पड़ेगा। हर एक लॉ उन लोगों को भी लागू होगा। आपने कहा जैसे रेसिडेंशियल क्लाइंट्स में 2 सेगमेंट है, एक है जो नॉन कंप्लायंस देखता है, दूसरा कंप्लायंस। अब जो मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में जो टावर्स आ रहे हैं, आई पर्सनली थिंक कि वो सारे कंप्लायंस वाले में होंगे, बिकॉज उनको भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है जीएसटी भी लेके। अगर कितना है, कोई रेट है शायद 7,000 रुपया से ज्यादा टेनेंस रहेगा तो जीएसटी नंबर लेना होता है। अगर सोसाइटी का जीएसटी नंबर है तो एटलीस्ट वो जीएसटी पे करेगी, राइट। ये वाला कंप्लायंस तो हो जाता है। ESIC PF इज स्टिल क्वेश्चनेबल, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपका हेडेक है, आप देखो कैसे आपको करना है। तो ये फिर भी डिबेट का एक पॉइंट रहेगा। आने वाले टाइम में इस पे और बात करेंगे। दीपक जी, आपको कुछ कहना था इस पे? सर मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, यस सर। इसमें एक ही चीज है कि जो भी हम चीज डिस्कस कर रहे हैं फोरम में, हमें खुद को पहले ये करना, हमें खुद को अपने आप को ये चीज मनाना पड़ेगा, या हमें काम करते समय चीज को अपने आप को सोचना पड़ेगा कि ये सब के पीछे हम ही हैं। अगर हम एग्री कर रहे हैं तभी हम बिना जीएसटी के भी कर रहे हैं, बिना PFSIC के कर रहे हैं, हम कितना भी डिस्कशन कर ले, जब तक हम अपने आप को अब लालच से बाहर नहीं आएंगे। एक आदमी मना कर रहा है कि सर हम बिना जीएसटी के नहीं कर पाएंगे, बिना PFSIC के नहीं कर पाएंगे, बिना इतने कम पैसों के तो नहीं कर पाएंगे। दूसरा आदमी वहां रेडी है कि मैं तो कर, मैं हूं सर, मैं कर लेता हूँ, जो आपको चाहिए चांद तारे भी दे दूंगा मैं तो आपको इसी में। अब करने वाला बेचारा तीसरा आदमी मरता वो है, क्योंकि हम तो जाके करके आ गए, जिसको आप लगा रहे उसको पैसे नहीं मिल रहे जितने उसको चाहिए। तो पहले तो हमें अपने आप को रोकना पड़ेगा कि हमें स्टॉप जैसी कोई चीज होती है, कभी कभी ना बोलना भी बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज होती है। राइट। कितना भी डिस्कस कर ले, जब तक हम ऑन फील्ड जा करके ना बोलना नहीं सीखेंगे, लालच करना नहीं सीखेंगे, तब तक चीजें जो है ऐसी चलती रहेंगी। हाउसिंग सोसाइटी की जहां तक बात कीजिए, वी आर वर्किंग इन मुंबई। पेमेंट की कोई इशू नहीं है, दूसरे लोकेशंस पे जरूरी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी नो डाउट, बट मुंबई में इस तरह के नहीं है। और भी लोग हैं पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं इसमें फोरम में, वो मुंबई पुणे देख रहे हैं। इस तरह के हाउसिंग सोसाइटी में तो इशू नहीं है, बट कॉस्ट को लेके सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, जो वहां पे सेक्रेटरी, चेयरमैन या जो भी कमेटी मेंबर है, वो भी किसी न किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहा है। ही अंडरस्टैंड कि PFSIC क्यों जरूरी है, क्योंकि हम मांग ही नहीं रहे तो देगा क्यों। अच्छा, आप मांग रहे हो तो और 4 आदमी बोलेंगे सर हम है ना खड़े, हम देते हैं आपको, क्यों इतना पैसे दे रहे हो आप। तो हमें अपने लालच को रोकना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें प्राइस को लेके जाए, प्राइस सेट होनी चाहिए। ये सेक्टर को ऑर्गेनाइज अगर आपको करना है तो आपको सबसे बड़ी चीज ये, सॉरी मैं थोड़ा इस बीच में योग कर रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज ये है कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है हमारी जैसी बॉडी को, गवर्नमेंट कस्टमर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन तो हमें रखनी नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अभी अगर हमें काम करना है तो हमें एक दूसरे को लेके चलना पड़ेगा, एक प्राइस सेट करनी पड़ेगी। वो प्राइस पे अगर दे रहा है तो देगा, नहीं दे रहा है तो नहीं देगा। एक चोर, मान लीजिए कोई एक बिल्डर है, वो फ्रॉड है, तो अगर आप निकलते हो कि सर मेरा तो पैसा डूब रहा है, तो और 4 लोग खड़े, चलो मैं ले लेता हूँ, भले उसका 2 महीने बाद 4 महीने पता चल गया उसका भी डूबने वाला है। तो वी हैव टू बी अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू बी स्टॉप आवरसेल्फ कि ये करना है, ये नहीं करना है। और एक दूसरे को, जैसा आपने फॉरम बनाए ये तो बहुत अच्छा है, बट ऑन ग्राउंड लेवल जब जाके चीजें डिस्कस हो, या ऑन ग्राउंड लेवल ये चीजें होनी चाहिए कि हमें थोड़ा सा अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव वे से जाकर के बात करनी पड़ेगी। हमें ये डर में बात नहीं करनी पड़ेगी तो गया डील गया तो और 4 आ जाएंगे, बट अगर आप वहां पे ना बोलोगे तो शायद वो आपका रिस्पेक्ट भी करेगा। एक 15,000 बोल करके अगर कोई लेने के लिए डील बैठा हुआ है और आप जाकर के उसको 13,000 में लेंगे तो आपकी हमेशा वहां रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपको हमेशा कस्टमर आपके ऊपर हमेशा चढ़ के बात करेगा। और इतना एक्सपेक्टेशन सेट कर देगा, शायद 3 महीने में आप आउट हो जाओगे। सर इतना बड़ा रामराज आने वाला नहीं है कि अपन हर एजेंसी वाला ऐसे ही चले पाए, क्योंकि बहुत चीजें हैं। शर्मा जी ने बताया था, बहुत सारे ऐसे हैं जीते जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। कुछ भी लाने के लिए हमें, अगर हम इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं ना, अगर आप ये सोच के बैठे कि मैं नहीं तो कोई और, चलो मैं ही ले लेता हूँ, तो ये तो फिर जिंदगी में नहीं होना है। कोई भी दूसरी जो इंडस्ट्री आज आगे बढ़ी है, ऑर्गेनाइज हुई है, तो उसके पीछे जो उसके सप्लायर्स हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया है, उन्होंने चीजों को ऑर्गेनाइज किया, तभी हुआ है। तो हमें तो मानना पड़ेगा कि हाँ रामराज हमें ही लाना पड़ेगा।
हमें मतलब ठीक है, हमें बिजनेस का एक डर होता है, हमें ये डर होता है कि हमें टर्नओवर्स में क्या उसका फर्क पड़ने वाला है, हमारा आगे रिटेंशन कैसे होने वाला है, वो एक अलग चीज है। बट एटलीस्ट हमें भी ये पता होना चाहिए हमारा मिनिमम वैल्यू क्या है। अगर आप अपनी कंपनी की वैल्यू गिरा रहे हो, अपने आप की वैल्यू गिरा रहे हो, तो ये तो आपके ऊपर है। मतलब मेरा एक ही ये है कि हमें एक दूसरे को लेके चलना पड़ेगा। हमें ये प्राइस को आप अपने प्रोडक्ट या अपने ब्रांड को गिरा के वैल्यू नहीं दे सकते हो। राइट, तो मानना पड़ेगा। ये सेम प्राइसिंग की बात ओम प्रकाश जी ने भी करा था लास्ट मीटिंग में, जहाँ पे उन्होंने कहा था अगर एक आदमी साइट से हटता है तो 10 और लोग आ जाते हैं वहां पे, राइट, लो रेट में साइट लेने के लिए। पर एक चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम प्रॉफिट के पीछे कंप्लायंस कॉस्ट को भी इवेल्युएट करें। अगर हम छोटे प्रॉफिट के लिए कोई साइट ले लेते हैं और उसका जो नॉन कंप्लायंस का जो कॉस्ट आता है, ESIC, PF और बाकी इसका सारा जिम्मा हमारे ऊपर आता है, राइट, हम सोसाइटी को नहीं पकड़ पाएंगे शायद उस केस में। तो वो भी हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा कि कहाँ यस बोलना है, कहाँ पे नो बोलना है। सब क्या होता है ना, और जहाँ तक इंडस्ट्रीज और अगर हम हाउसिंग सोसाइटीज को ले तो हर लोकेशन पे परसेंटेज वाइज कहीं कम कहीं ज्यादा कंपेयर में है। जो लोग ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज में कर रहे हैं, अभी आप एक चीज देखें, जो कंपनी आज बड़े लेवल पे जा रही है वो हाउसिंग सोसाइटी उन्होंने काम ही नहीं कर रहे हो। अगर कर भी रहे तो दे आर मोर इनटू कंप्लायंस। प्राइस ही ऐसा लेंगे, वो 20,000 रुपया लेंगे लेकिन कंप्लायंस में काम करेंगे। तो अभी उसमें आता है ऐसी कंपनी जो छोटे प्लेयर्स हैं या मीडियम प्लेयर्स हैं, जो अभी जिन्होंने उनका स्टार्टअप है या अभी स्टार्ट उन्होंने करा हुआ है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि वो एग्री कर लेते, चलो करते हैं। अभी इशू इस बात की है कि जैसे मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जहां पे वो कस्टमर को रिस्ट्रिक्शन डाले कि अगर आप एक लेबर को लगा रहे हो अपने यहाँ पे, भले वो आप कहीं से एक्वायर कर रहे हो, किसी एजेंसी से एक्वायर कर रहे हो, आपको PF SIC में ही आपको हायर करना पड़ेगा। कोई रूल नहीं है ऐसा, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, आपके ऊपर पॉलिसी, एक बार आपने PF SIC का आपने नंबर ले लिया तो नंबर ले लिया तो आपके ऊपर सारी कंप्लायंस लागू है, जिम्मेदारी आपके पास बैठ जाएगा। तो जिम्मेदारी तो हमारी है। अब हमको इसमें आगे भी बढ़ना है, हमें काम भी करना है, तो हमें कुछ रास्ता उसमें निकालना पड़ेगा। मे भी लोगों को पता ही होगा, ना जो भी इस फोरम में बैठे होंगे। बट थोड़ा सा एक प्राइस पे हमें आकर के, और प्राइस रिस्पेक्ट जो अपने वैल्यू है उस वैल्यू को नहीं घटाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यस, 100%। आने वाले मीटिंग में हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कंप्लायंस को लेके, कैसे एक लॉयर को भी बुलाऊंगा जो हमें हेल्प करेगा, कैसे हम अपने कंप्लायंस जो कॉस्ट होता है उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, ताकि हमें और मदद मिल पाए उसमें। अच्छा, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था कि कैसे रेसिडेंशियल क्लाइंट्स बनाए, उस पे तो मुझे लगता है मेरे पास 10 से ज्यादा पॉइंट्स है, राइट, जहाँ पे हमने डिस्कस करा रिफरल कहीं ना कहीं कि हमें इनिशियल क्लाइंट जो मिलता है वो छोटा काम देता है, फिर धीरे धीरे करके बड़ा होता है। यूनिफॉर्म मार्केटिंग देखा हमने, और अभी इस पे भी डिस्कस कर रहे थे हम दूसरे पॉइंट्स पर भी। तो ये काफी लंबा डिस्कशन हो जाएगा, राइट, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप टाई अप कर सकते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के साथ जिसके पास लाइसेंस नहीं है। आप टाई अप कर सकते हैं हाउसिंग सोसाइटी के ऑडिटर्स के साथ, या जो अकाउंटिंग देते हैं उनके पास एनी टाइम 100-200 ऐसे सोसाइटीज होते हैं जहाँ पे वो अपनी सर्विस देते हैं। अगर आप उनके साथ टाइप कर लेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे सोसाइटी में कोटेशन डालने वगैरह में। ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके हेल्प से आप सिक्योरिटी अपना दे सकते हैं रेसिडेंशियल क्लाइंट्स को। हाँ सर, ये हम तो बहुत ये पहली बार ये आपसे मुलाकात हुआ ये प्लेटफॉर्म पर, तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत तो सीखने को भी मिला है, वो भी सुनने को भी मिला है। लेकिन सर एक चीज आप ध्यान में रखिए, अगर हर एजेंसी सेंट्रलाइज हो जाएंगे उनके एरिया में, जिस एरिया में वो काम करते हैं, जिस जिले में काम करते हैं, जिस स्टेट में काम करते हैं, हर स्टेट में अगर सब एजेंसी इकट्ठा होकर काम करेंगे तो जो कुछ परेशानियां है वो सब हल हो जाएगी। और उसका साथ गवर्नमेंट को भी हमको ये इंफॉर्मेशन देना है, अगर कोई वो लेबर रेट का नीचे काम करता है, किसी का पास लाइसेंस नहीं है, जो सारी चीज उनका पास रहना चाहिए, और एक वो कानूनी होना चाहिए, जो कोई भी रेसिडेंशियल हो, अपार्टमेंट हो, कोई भी हो, पहले ये पुलिस को अप्लाई करेंगे किसी को सिक्योरिटी लेने का पहले। तब जब पुलिस इंक्वायरी करेंगे तो कमिश्नर इंक्वायरी करेंगे, वो किस एजेंसी पर आप जा रहे, तो बोलते हैं ठीक है भाई इसी एजेंसी को हम चुना है, ठीक है। पहले पुलिस कमिश्नर और ये जो कलेक्टिव ये कमिश्नर है,
पहले उनको इंक्वायरी करेंगे उनका पास सारी कागजात है या नहीं, वो लेबर रेट में जा रहे या नहीं रहे, क्योंकि पर क्लियर मेंशन है अगर कोई लेबर रेट में नीचे जाता है तो उनका रिन्यूअल नहीं हो सकता है। राइट, फेयर इनफ। ये पुलिस वेरिफिकेशन का क्लॉज पहले से है, इम्प्लीमेंट कहाँ किस लेवल पे हो रहा है वो देखने वाली बात है। राइट राइट। शर्मा जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा था, जो सर ने जो कहा बहुत ही अच्छी बात कही, मैंने आपको पहले ही इस बारे में बताया था। हाँ जी, कि इन चीजों को अगर हम छोड़ दें ना तो जो सिक्योरिटी सर्विस है ना उनको भी कुछ प्रॉफिट हो, और जो लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, होता क्या है वही सारी चीजें होती हैं, जो कंप्लेन नहीं कर रहे वो लोग अपना मजा ले रहे हैं, और जो लोग सारे काम कर रहे हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं 30% जो है हमारा काम बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग 30% डाउन हो गए कोरोना का। हो सकता है सोसाइटी वालों को भी कोई दिक्कत हुई हो, लेकिन उसके बाद भी काम तो हमारा ही खराब हो रहा है ना। भाई हम सारे नंबर 1 में लेके चलते हैं, वो क्या है उनके पास कुछ भी नहीं है, ना पसारा है ना कोई रजिस्ट्रेशन है ना कोई कुछ है, बस 2 कुर्सी और मेज है और 4 लोग पकड़े और लगा दिए, उससे नुकसान किसको हो रहा है? राइट। सर ने बहुत अच्छी बात कही थी, अभी मैं सर का नाम भूल रहा हूँ, रंजन जी थे क्या थे, मैं इनका नाम भूला था, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, इसके ऊपर कोई ना कोई लॉ बनना चाहिए, और अगर ये होगा जब ही हम लोग काम कर पाएंगे। राइट राइट राइट। क्योंकि इस चीज के लिए हम गवर्नमेंट हमसे एक लाइसेंस फीस ले रही है, लाइसेंस फीस लेती है जी बिल्कुल। लाइसेंस का मतलब होता है कि खाली यू आर ऑथराइज्ड टू डू दिस। लाइसेंस का मतलब ये होता है एक रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग रजिस्ट्रेशन चार्जेस फ्रॉम अस, दे आर टेकिंग लाइसेंस फीस फ्रॉम अस। राइट राइट, क्वाइट वेल पॉइंट हियर। अगर वो लाइसेंस फीस ले रही है तो गवर्नमेंट को सारी जो दिक्कतें हैं वो हमारे ऊपर ही नहीं थोपनी चाहिए। सारी ड्यूटीज तो हैं मगर राइट नहीं है हम लोगों के पास। हमें ऐसे सर्विस देनी है, हमारा गार्ड ऐसे होना चाहिए, हमारा सुपरवाइजर ऐसे होना चाहिए, हमारे रजिस्टर्स यूं मेंटेन होने चाहिए, सब होने चाहिए, सारी चीजों का नकेल हमारे पे है, मगर हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। सामने वाला कोई फर्जी कंपनी लगा के या गार्ड लगा रहा है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऐसा नहीं। सारा को एक बार रिवाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट को रिवाइज करना चाहिए कि भाई जब लाइसेंस फीस ले रहे हो तो उसके लिए हमारे को राइट भी तो देने चाहिए। जैसे वाइन शॉप होती है, गवर्नमेंट वाइन शॉप वाले को लाइसेंस देती है, मगर किसी को अलाउ नहीं करती कि कोई दूसरा जना कैसे भी या किसी भी फॉर्म में वाइन बेचे। क्यों? क्योंकि लाइसेंस फीस ले रही है। तो सेम चीज हमारे साथ भी तो है, भाई हम भी तो लाइसेंस फीस दे रहे हैं आपको, तो हमारे को भी अधिकार दो। वैलिड पॉइंट। यस दीपक जी। दीपक जी इसको हम थोड़ा शॉर्ट में रख के क्लोज करना पसंद। हाँ जी, बहुत ही शॉर्ट में कर रहा हूँ। यस यस। ये जो लाइसेंस है वो होम मिनिस्ट्री से आती है। पुलिस जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। पुलिस को सब पता है कि कौन कंप्लायंस, कौन लाइसेंस जिसका है किसका नहीं है, ठीक है। क्यों चल पा रहा है आपको भी पता है, और क्यों इस पे कोई भी काबू नहीं हो सकता है, इस पे कोई भी बाउंड नहीं लग सकता। उसका रीजन ये है कि वो लोग ऐसे हैं, वो 100 आदमी चला रहे हैं, 150 आदमी चला रहे हैं, बट वो पैसे कहीं ना कहीं जा रहे हैं और तभी वो चला पा रहा है। चोरी हो रही है वो भी पुलिस को पता है, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहा है, सब कुछ सब उनको पता है। तो आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो पर इतना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपन नहीं रख सकते कि गवर्नमेंट आपको हेल्प करने वाली है। इसी में से रास्ता निकालना पड़ेगा आपको। ये 100% एग्री। यस, आपको पता होने के बाद भी आप क्या कर सकते हो। चलो आप कहीं साइड चला रहे हो, आपके बगल में पता है कि उसके पास ना लाइसेंस है, कुछ नहीं है, जीरो है, वो तो कोई किसी कंपनी का राउंडर था, उसने 10 आदमी खड़े कर दिए। आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। बस आप यही कर सकते हो कि आपको जहां आप चला रहे हो अच्छे से चलाना है, एक रेट सेट करके चलना है। बाकी कल को जब चीज बता दूं, उस साइड पे चोरी भी होगी ना, उस आदमी को कुछ नहीं होता, वो गांव भाग जाएगा, बोलेगा साहब गांव में हूँ मैं, आप काम करना, मैं आता हूँ, देखते हैं बाद में चेक भेज देना साहब, बस। तो कुछ नहीं हो सकता। बस अपने को मेन चीज ये है कि जैसा भी है अपने को, अपने जो अच्छे लोग हैं, जैसे मुंबई में बोल दिया, अगर महाराष्ट्र में बोल दिया जाए तो 2500 पसारा लाइसेंस होल्डर्स हैं। इन लाइसेंस होल्डरों को अपने अंडर में जो हम लोग हैं आपस में वैसा काम करना चाहिए कि प्राइस सेट करना चाहिए, उस प्राइस का, उस ब्रांड का, उस कंपनी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उस प्राइस के नीचे हमें काम नहीं करना है। ये चीजें हमें ही सोचनी पड़ेगी।
आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो, नहीं रख सकते, राइट। सर पांडे जी एक सेकंड में लिख सकता हूँ सर की, जी बहुत जी हाँ अच्छा जी, विषय इन्होंने रखा। ऐसा कोई लॉ नहीं है, देखिए आप इस स्टेट में काम कर रहे हैं, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आप लाइसेंस, लेकिन जिस स्टेट में इन्होंने लाइसेंस दिया वहां पे 50 लोग तो अनऑथराइज्ड हैं, उन्होंने तो कुछ ले भी नहीं रखा। हाँ हाँ तो क्या सर आपके स्टेट में 50 लोग ऐसे होंगे उन्होंने कुछ ले भी नहीं रखा, कोई लाइसेंस नहीं उनके सर पास। वही कह रहा हूँ, आप तो चलो आगरा से, आप आगरा से शायद सर, मैं अलीगढ़ से हूँ सर, अलीगढ़ से। अलीगढ़ में मान लीजिए 10% या 90% लोग जो है फ्रॉड काम कर रहे हैं सर, दो एजेंसी रजिस्टर्ड है। ऐसा कोई नियम कायदा नहीं है, और हम नियम कायदा बना भी नहीं सकते हो। आप किसी भी एजेंसी के पास, पुलिस एजेंसी के पास जाके अगर आप बोलेंगे तो उसके पास इसका कोई सुनवाई नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस। सही बात, हमें बस जो हमारे पास सोर्सेज हैं उसी सोर्सेज पे अच्छे से काम करना है, और जो लोग ऐसी कंपनी को दे रहे हैं काम करने का मौका। यस प्रशांत जी, एक मिनट। यस दीपक सर। हाँ, सबको लिए मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लेके मैंने एक काम किया है। मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन यही है, आपका कहना है कि पुलिस नहीं मानती, पैसा लेती, जो भी कुछ है वो होता है, इसकी वजह से ऐसा चीजें होते हैं, और जो शॉप एट लाइसेंस के ऊपर काम करते हैं, बराबर। मैंने एक चीज की है, मेरे पास जैसे अभी महाराष्ट्र में एक गार्ड बोर्ड रजिस्ट्रेशन करके एक डिपार्टमेंट है, राइट, बराबर। वो डिपार्टमेंट का एक बंदा पकड़ा हुआ है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई जिसने हमको क्रॉस किया है, ये हमको हमारा रेट था मिनिमम वेज एक्ट का और उसका रेट था कुछ कम करके उसने डाल दिया। गार्ड बोर्ड वालों को जो बंदा, जैसे पुलिस वाला बंदा पैसा कमाता है वैसे गार्ड बोर्ड वाला बंदा पैसा कमा लेता है। उसको जाली हिंट दे देने का, भाई ये टिप दे देने का, ये जगह पे ऐसा ऐसा है, आप जाके मिल के आओ। वो फिर वो कंपनी को भी पकड़ता है और एजेंसी को भी पकड़ता है, दोनों तरफ से उसको पॉकेट मिल जाता है। एक तो वो किसी न किसी एंगल से वो कंपनी खुद को ये नहीं करना चाहती है, इसलिए कंपनी वो एजेंसी को ये कर देती है, जिसके पास लाइसेंस है वही का एजेंसी को उसको लेना पड़ता है। सर उधर भी तो पैसे ही है ना, वहाँ पे भी पैसे ही देने हैं। हमें पैसा नहीं देना है सर, हमें पैसा नहीं देना है। एनीवे, हमें पैसा गार्ड बोर्ड केवल महाराष्ट्र में ही लागू है, दूसरे स्टेट में लागू नहीं है। हाँ जी, लेकिन मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो महाराष्ट्र में सर एक चीज बता दूं, मैं आपको बातों काट नहीं रहा हूँ, आपने इनिशिएट किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सर जिस एजेंसी के पास जाएंगे वो एजेंसी उसमें कमाने का जरिया देखने लगती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है। वो भी मैनेजेबल है सर, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, वो भी 100% मैनेजेबल है। सी वो हो ही रहा है, और मैं जैसे बोला ये गिवन सिचुएशन है और सब चीज मैनेज होता है, पुलिस को पता है, बाकी अथॉरिटीज को भी पता है। इस पूरे डिस्कशन का जो मेन ये था, आइडिया था कि गिवन चैलेंजेस के साथ, जहाँ पे पेमेंट का इश्यूज है, अनलाइसेंस, ऑथराइज, अनऑथराइज का भी इशू है, हम कैसे मार्केटिंग के थ्रू कैसे अपने सर्विस इंप्रूव करके अपने हिसाब के क्लाइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। जो दीपक जी ने अच्छे से बताया कि हमें चूज करना पड़ेगा कहाँ हाँ बोलना है, कहाँ ना। जितेश जी ने बताया कि कैसे क्लॉजेस हमें रखने हैं, किन टर्म्स में काम लेना है, राइट। तो ये काफी इस मतलब जो इनसाइड आउट हो, मतलब आउटसाइड गिवन सिनेरियो को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम उसमें एफर्ट डालेंगे तो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में हम 2 कदम पीछे जाएंगे, राइट। तो हमें देखना है कि हमारे जो करंट रिसोर्सेज हैं या मीडियम्स है, उससे कैसे आगे बढ़ना है। तो काफी अच्छा डिस्कशन था। जैसे मैं बोल रहा था, ये टॉपिक पे हम और ज्यादा बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा 1-2 मीटिंग के बाद इसको पार्ट 2 करके एक लाएं, जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड और भी चीजों को डिस्कस करें, क्योंकि काफी बड़ा और अप ग्रोइंग मार्केट है, राइट। सर दीपक जी एक सेकंड में एक बात कहना चाहूंगा। यस तो आपके 10 टॉपिक थे वो हम लोगों को आज ही सुनने हैं, हम तो वेट नहीं होता अगले 7 तारीख का रियली। इसके लिए आई टेल यू क्या प्रोसेस करेंगे। जैसे कि हो रहा, लेकिन कोई भी आदमी सब रेडी है सुनने के लिए। हाँ जी नहीं, मैं इसको मानता हूँ, ये चीज को और भी आगे लेके जाना है। मेरा लॉजिक ये है, अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मार्केटिंग की, हम बात करते हैं रेफरल की, तो सिर्फ टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उससे भी काफी कुछ आएगा। शॉर्ट में बता दीजिए। हाँ जी चलिए, मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि और क्या क्या तरीके हैं। क्या होता है, दुकान कैसे चलता है। अरविंद जी 1 मिनट, आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं, थैंक यू। अरविंद बिजी हो जाते हैं। देखिए, सेकंड है, अभी सोसाइटीज वगैरह में टेक्नोलॉजी को ज्यादा आदमी इंपॉर्टेंस दे रहा है। माईगेट आ गया है और बाकी सारे ऐप आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मैन पावर के साथ टेक्नोलॉजी को लिंक करना पड़ेगा। वो हमें एक ऐसा यूएसपी देगा जहाँ पे हम सोसाइटी से एक्स्ट्रा
चार्ज भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा इन द सेंस एज अ यूएसपी, प्लस हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। कोई दूसरा आके हम पे प्रेशर डाले, हमारे कोई नया ऐप आ जाए और आपकी गार्ड्स को लर्न करना पड़े, उससे अच्छा आप ही कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करिए अपने क्लाइंट्स को जो एक बेनिफिशियल चीज होगा। एक ये टॉपिक हो सकता है। रिफरल कैसे पूछना है, अगर आपके पास अभी 20 क्लाइंट हैं तो ऐसा क्या तरीका है कि 1 साल बाद उसमें से 5 क्लाइंट और बने करंट क्लाइंट में से, जिसको कहते हैं रेफरल लेना। करंट अपने जो क्लाइंट बेस है उस पे कैसे हम काम कर सकते हैं, उसको भी मैं बनाऊंगा, आगे चल के वीडियोस भी बनाऊंगा और डिस्कस भी करेंगे। एक और पॉइंट है, जैसे कि हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड फेसबुक पे ग्रुप्स बने हैं। हाउसिंग सोसाइटीज के चेयरमैन सेक्रेटरी चेंज होते रहते हैं, कई सारे ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं अपने सोसाइटी रिलेटेड मैटर्स के ऊपर, डिले पेमेंट, सिक्योरिटी इश्यूज। तो आप ऐसे ग्रुप्स जो आपके एरिया में, आपके सर्विस एरिया में काम कर रहे हैं उसमें पार्ट लीजिए। वहां पे अपने आप को प्रमोट मत करिए डायरेक्ट, पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड उसको आप क्वेश्चन आंसर्स करिए। स्लोली ग्रेजुअली आपको एक ट्रस्ट फैक्टर होगा, सारा चीज ऑनलाइन है, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप गूगल करते हो, और गूगल करें अगर आपकी सिक्योरिटी एजेंसी या फिर आपका एज अ प्रोप्राइटर नाम आ जाए तो आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है, इससे भी आपको क्लाइंट मिलने में आसानी हो जाती है। एक और पॉइंट है, जैसे मैंने कहा अकाउंटिंग फर्म, हाउसिंग सोसाइटीज के जो अकाउंट्स है वो कई सीए नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द मार्जिन, और छोटा सा एक अमाउंट होता है। कई सारे ऑडिटर्स हैं, आप देखिए आपके एरिया में कौन कौन से ऑडिटर काम कर रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज में। सिंपली आप जस्ट डायल पे जा सकते हैं, आप सर्च करेंगे आपको 10-20 ऐसे नाम मिल जाएंगे। आप देखिए कि आप उनके प्रमोटर से कैसे मिल सकते हैं, किसी नोन पर्सन के थ्रू। डायरेक्ट ऐसे फोन करके कोई फायदा नहीं है, किसी नोन पर्सन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। और अगर आप अपने एरिया में 2-4 लोग से ऐसे टाइप कर लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको इंक्वायरीज आने शुरू हो जाएंगे, राइट। एक लास्ट 2 पॉइंट है, सोसाइटी मैनेजमेंट फॉर्म्स अब काफी सारे आ गए हैं। चेयरमैन सेक्रेटरी अब खुद, जैसे आप कहते हैं ना कि सारी चीज गालियां पड़ती हैं एजेंसीज को, वैसे ही सोसाइटी में अगर कुछ होता है तो चेयरमैन सेक्रेटरी को भी पड़ती हैं। और उन गालियों से बचने के लिए वो क्या करते हैं, मैनेजर रखते हैं, जिसको कहते हैं सोसाइटी मैनेजमेंट फर्म्स। अब बड़े बड़े टावर्स में तो मैनेजर्स होते हैं, छोटे सोसाइटीज ने भी रखना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे जो फर्म्स हैं, आप देखिए आपके एरिया में कौन कौन ऐसे सर्विस दे रहा है, आप उनके प्रोप्राइटर से मिलिए और वहां पे टाई अप और कोलैबोरेशन का ये करिए, बात करिए। और उनके पास 50 सोसाइटीज है, आपका उनका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म बढ़ता है तो उसमें से काफी सारे साइट्स आपको मिल सकते हैं, राइट, कोलैबोरेशन मोड पे। तो इस तरह के पॉइंट्स थे जो मार्केटिंग हम यूज कर सकते हैं। मोस्टली रेफरल है, कोलैबोरेशन है और सोशल मीडिया है, राइट। अब ये डिस्कस करने जाएंगे 2-2.5 घंटे हो जाएंगे क्योंकि सबकी अलग अलग स्टोरीज है और काफी मेंबर्स है हमारे पास। आगे चल के मैं इस पे एक वीडियो बना के शेयर करूंगा सबके साथ, और सेकंड एक पार्ट करेंगे 2-3 मीटिंग के गैप के बाद, उस पर और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे फिर शाम 7 बजे हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मैं अपने ग्रुप में वो टॉपिक डाल दूंगा और उस पर ओपन होकर डिस्कस करेंगे। काफी कुछ आज मुझे लगता है सीखने मिला होगा हमको।